हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर इलेक्ट्रिकल मशीन्स में 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़ रहे हैं और 3 फेज इंडक्शन मोटर में पिछले 2-3 वीडियोस से मैं टॉर्क डिस्कस कर रही हूँ। जो भी टॉर्क के बारे में अभी तक मैंने बताया है वो तो सारी चीज़ें हैं ही। मैंने डेवलप टॉर्क के बारे में बात की थी, या डीसी मशीन्स में मैंने आपसे डीसी मोटर के केस में बताया था कि टॉर्क हमेशा 2 फ्लक्सेस के इंटरेक्शन से डेवलप होता है, वो सारी चीज़ें। पर यहाँ पर अगर हमें टॉर्क का एक्सप्रेशन चाहिए 3 फेज इंडक्शन मोटर में कि टॉर्क एक्चुअली कितना प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो एक्सप्रेशन कैसे इवॉल्व हुआ या किन फिजिकल क्वांटिटीज़ पर टॉर्क डिपेंड कर रहा है। जैसा कि मैंने बताया 2 फ्लक्सेस के इंटरेक्शन से टॉर्क डेवलप होता है, पर उस टॉर्क की क्वांटिटी कितनी होगी वो पता करना है, तो मुझे दूसरे इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स को भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो उसी के तहत मैं आज आपको ये डिस्कस करके एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि रिलेशन ऑफ टॉर्क विद द पावर फैक्टर क्या होता है। कौन सा पावर फैक्टर? cos फाई 2 जैसे ही आता है, मतलब समझ लीजिए रोटर है, तो रोटर का जो पावर फैक्टर होता है उस पर टॉर्क कैसे डिपेंडेंट होता है वो मैं आज डिस्कस कर रही हूँ। फिर मैं आगे नेक्स्ट वीडियोस में आपको टॉर्क का एक्सप्रेशन इवैल्यूएट करके भी बताऊंगी। फिर से हमारे पास 2 केसेस होंगे, एक तो वो वाली केस जब रोटर ने घूमना शुरू नहीं किया, बस शुरू करने वाला है, तो स्टार्टिंग टॉर्क। और फिर जब रोटर घूमने लगता है और उस दौरान अगर हम कोई लोड वैरी करते तो टॉर्क में वेरिएशन कैसा आता है वो, और रनिंग टॉर्क क्या होगा, ये सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूंगी। ये डिस्कशन कि टॉर्क जो होगा जो रोटर में प्रोड्यूस हो रहा है स्टार्टिंग मोमेंट पे, या टू कीप ऑन रोटेटिंग द रोटर आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ लोड, वो टॉर्क जो है किस तरीके से पावर फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो उसके लिए हमें कुछ प्री रिक्विजिट चीज़ें पता होनी चाहिए, कनेक्शंस पता होने चाहिए। तो मैं विथ रिस्पेक्ट टू इंडक्शन मोटर स्ट्रक्चर, और फिर मैं आपको उसका रिलेशन डिफरेंट वेवफॉर्म्स, डिफरेंट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ की वेवफॉर्म से बताऊंगी, और वहाँ से फिर हम टॉर्क का वेवफॉर्म कैसा होगा वहाँ तक पहुँचेंगे, और वही मुझे एक्सप्लेन कर देगा कि टॉर्क का रिलेशन रोटर पावर फैक्टर से कैसे है। तो चलिए, ये पूरा स्ट्रक्चर है 3 फेज इंडक्शन मोटर का, जिसमें ये बाहर वाला जो है ये स्टेटर है, यहाँ लिख दिया है मैंने, ये एयर गैप है, और ये जो हेज्ड वाला है अंदर का सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर वो रोटर है। 2 डायमेट्रिकली अपोजिट में कंडक्टर्स बता रही हूँ, और ये कंडक्टर्स जो दोनों है वो एक लूप फॉर्म कर रहे हैं। ये जो स्टेटर है इसके लिए मैंने आपको बताया था कि रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड पर कैसे रियलाइज किए जा सकते हैं पोल्स को, तो उसका भी वीडियो मैंने एक पब्लिश किया था। आप शुरुआती इंडक्शन मोटर की मेरी प्लेलिस्ट से और देखिएगा, वहाँ पर ये वीडियो है कि जो हम रियलाइज कैसे कर सकते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर के पोल्स को। तो वहाँ पर मैंने समझाया था कि जो स्टेटर के जो स्लॉट्स होते हैं, वो स्लॉट्स जो होते हैं वो जितने नंबर ऑफ पोल्स रहते हैं, अगर मुझे 6 पोल की मशीन बनानी है, 4 पोल की बनानी है, 2 पोल की 3 फेज इंडक्शन मशीन बनानी है, मोटर बनानी है, तो वो नंबर ऑफ स्लॉट्स को हम उतने पोल्स के हिसाब से डिवाइड कर देते हैं। सपोज ये हमारे पास 36 स्लॉट्स बनी हुई है स्टेटर पर, और उसमें 36 कंडक्टर्स अगर प्लेस्ड है, तो 30 और 6 पोल की मशीन बनानी, तो 36 डिवाइडेड बाय 6 अगर हम करते हैं, तो एक पोल के अंडर में जो आने वाली, या एक पोल कितनी स्लॉट से मिलकर बनेगा, तो एक पोल जो है वो 6 कंडक्टर से या 6 स्लॉट से मिलकर बनेगा। तो माना कि ये 6 स्लॉट्स इसके अंदर आ रही है और ये एक पोल को फॉर्म करेगा, तो इसे हम पोल पिच कहते हैं। पोल का जो स्पैन लेंथ होता है उसको पोल पिच कहा जाता है। तो एक पोल पिच ये हो गया जिसमें 6 स्लॉट्स है, फिर अगली 6 स्लॉट्स का यहाँ से यहाँ तक पोल पिच हो गया, यहाँ से यहाँ तक थर्ड पोल का हो गया, यहाँ से यहाँ तक नेक्स्ट पोल का, फिर यहाँ से ऐसे 6 पोल्स, ऐसे स्लॉट्स में बहने वाले करंट्स की वजह से उस स्लॉट के अंदर आने वाले टीथ मटेरियल को पोल्स में वो करंट कन्वर्ट कर देता है। तो अगर ये नॉर्थ पोल बना तो ये साउथ पोल बनेगा, फिर ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ऐसे फॉर्म होगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये वाला जो कंडक्टर है रोटर का, ये वाला कंडक्टर, अब पोल पिच में अगर रोटर ऐसे घूमना शुरू करता है और रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में रोटेट हो रही है, मतलब फाइज जो है वो इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है सिंक्रोनस स्पीड से,
तो फाइस को ही फॉलो करेगा, रोटर की डायरेक्शन, फाइस के रोटेशन की डायरेक्शन को ही फॉलो करेगा। तो अब ये कंडक्टर इधर घूमना शुरू करने वाला है, तो ये कंडक्टर पोल, इस पोल के अंडर में जाना शुरू करेगा इस एंड से और यहाँ तक आएगा। तब तक इस कंडक्टर में नॉर्थ पोल, माना कि ये नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल के अंडर जब एंटर होना शुरू होगा ये कंडक्टर, तो पहले इसमें डेवलप होने वाला जो ईएमएफ होगा वो कम होगा। जैसे जैसे ये मिडिल ऑफ द पोल पर पहुंचेगा, मिडिल पोल पिच स्पैन पर पहुंचेगा, तो वहां पे इस कंडक्टर में ईएमएफ सबसे मैक्सिमम होगा। और वापस जब ये ट्रेलिंग पर रहेगा तो धीरे धीरे इसमें ईएमएफ का मैग्नीट्यूड कम होता चला जाएगा। मतलब इस कंडक्टर में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो साइनोसॉइडल पैटर्न का है। तो मैं ऐसे समझ सकती हूँ इस पर्टिकुलर ग्राफ पे कि ये जो एंगल थीटा है वो ये वाला है बेटा। यहाँ से लेकर यहाँ वाले एंगल को मैं थीटा बोल रही हूँ, थीटा मेरा ये एंगुलर है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो एंगल बैठ रहा है इसमें एक पोल पिच है, फिर 60 डिग्री में, क्योंकि मैं 6 पोल की मशीन बता रही हूँ, 6 पोल की इंडक्शन मोटर बता रही हूँ, तो पूरा 360 डिग्री 6 पोल्स में डिवाइडेड है। तो एक पोल पिच का जो एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा। तो ये 60 डिग्री में एक पोल पिच आ रहा है, जिसको नॉर्थ पोल की वजह से कह रही हूँ क्योंकि ये नॉर्थ पोल मान रही हूँ। फिर अगला जो पोल पिच है वो साउथ पोल के अंडर का है, मतलब ये वाला होगा, वो भी 60 डिग्री का होगा। अब मैं पूरे इस सर्कुलर पेरीफेरी पे पूरे 6 के 6 पोल्स के लिए ये वेवफॉर्म्स नहीं ड्रॉ कर रही हूँ, मैं एक पेयर ऑफ पोल्स के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कंडक्टर के ईएमएफ में कैसा वेरिएशन हो रहा है उतना ही मैं इस वेवफॉर्म पर दिखा रही हूँ। ठीक है, तो ये कंडक्टर में ईएमएफ जैसे ही पोल पिच में कंडक्टर जब यहाँ होगा तो पोल पिच में एंटर हो रहा है, मतलब पोल के अंडर आ रहा है, नॉर्थ पोल के अंडर में, तो उसमें ईएमएफ धीरे धीरे बढ़ेगा। मिडिल ऑफ द पोल पिच पे पहुंचेगा तो मैक्सिमम ईएमएफ होगा। जैसे जैसे कम पोल पिच से बाहर जा रहा होगा एंड ऑफ द नॉर्थ पोल की तरफ, तो धीरे धीरे उसमें ईएमएफ भी कैसा इंड्यूस होगा, कम 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 होता चला जाएगा। तो ये पैटर्न साइनोसॉइडल हो, और ये किस वजह से है, वो इसलिए कि इस नॉर्थ पोल के अंडर में जो फ्लक्स है ये जो है वो स्टेटर फ्लक्स है, क्योंकि ये पोल्स क्या है, स्टेटर पर है, तो इससे प्रोड्यूस होने वाला जो फ्लक्स है वो स्टेटर फ्लक्स होगा, उसको मैं फाइस बोल रही हूँ। तो फाइस यहाँ पर कम होगा, फिर मिडिल ऑफ द पोल में सबसे ज्यादा फाइस होगा, और फिर यहाँ पे आके फाइस या पॉजिटिव पीक मिलेगा मिडिल ऑफ द पोल में। और जैसे जैसे पोल पिच खत्म होगी, एंड ऑफ नॉर्थ पोल पे आएगा तो फिर से फ्लक्स जीरो हो जाएगा, और उसके बाद फिर अपोजिट डायरेक्शन का फ्लक्स शुरू हो जाएगा, मतलब निगेटिव फ्लक्स शुरू हो जाएगा। तो ये वाला, इसका मतलब ये जो वेवफॉर्म है इस पोल पिच में फ्लक्स जो होगा स्टेटर का वो भी 0 टू पॉजिटिव मैक्सिमम और पॉजिटिव मैक्सिमम टू 0, और चूंकि फ्लक्स चेंज हो रहा है और कंडक्टर भी वहां से लेकर वहां तक उस फ्लक्स को कट कर रहा है, तो कंडक्टर में भी पहले ईएमएफ 0 प्रोड्यूस होगा, फिर मिडिल ऑफ द पोल में जब पहुंचेगा, जब मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी होगी तो मैक्सिमम ईएमएफ आएगा। फिर धीरे धीरे फ्लक्स डेंसिटी कम हो रही है, फ्लक्स लाइंस कम हो रही है, तो फिर क्या हो जाएगा, इसका ईएमएफ कंडक्टर में फिर 0 हो जाएगा। और फिर ये कंडक्टर घूमते हुए यहाँ से यहाँ तक किसके अंडर में आएगा, साउथ पोल के अंडर में। तो फ्लक्स डेंसिटी फिर से कैसे मिल रही है साउथ पोल के अंडर में, अपोजिट फाइस, अपोजिट पीक, मतलब निगेटिव पल्स मिल रहा है। तो ईएमएफ भी जो इंड्यूस होगा उस कंडक्टर में यहाँ से लेके यहाँ तक साउथ के पोल पिच के अंडर में, तो फिर ईएमएफ कैसा होगा, निगेटिव हाफ साइकिल प्रोड्यूस होगा। पहले तो ये कि जब तक रोटर ने घूमना नहीं शुरू किया है तो कंडक्टर थोड़ी घूम रहा है। कौन घूम रहा है, ये पोल्स घूम रहे हैं, या ये कहना चाहिए कि अभी ये नॉर्थ पोल है, थोड़ी देर बाद ये साउथ पोल हो जाएगा, फिर ये नॉर्थ पोल होगा, फिर साउथ पोल होगा, इस तरीके से ऑल्टरेशन होता जाएगा पोल्स का। तो इसका मतलब कि ये कंडक्टर ने घूमना नहीं शुरू किया है, पर जब तक ये स्टेशनरी यहीं पर है थोड़ी देर तक, जब तक मोटर ने घूमना नहीं शुरू किया है तब तक ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल के अंडर में आएंगे और इसमें ईएमएफ के साइकिल्स प्रोड्यूस होंगे। ठीक, अब अगर इन कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस जो होगा, रिएक्टेंस 0 है, इंडक्टिव रिएक्टेंस 0 है, सिर्फ रेजिस्टेंस एग्जिस्ट कर रहा है रोटर बार्स में, तो इसका मतलब ये सर्किट कैसा होगा, ये कंडक्टर्स कैसा होगा, ये सर्किट 3 फेज वाला कैसा होगा, प्योरली रेजिस्टिव होगा, इंडक्टेंस नहीं है। और जब यहाँ पे इंडक्टेंस नहीं है तो लैगिंग रिएक्टेंस नहीं है, तो इसका मतलब इसमें इन कंडक्टर्स में इस ईएमएफ की वजह से
प्रोड्यूस होने वाला या इंड्यूस होने वाला जो करंट होगा वो भी कैसा होगा, सेम फेज में होगा, क्योंकि सर्किट कैसा है, इस रोटर 3 फेज सर्किट कैसा है, रोटर का रेजिस्टिव सर्किट है। तो फिर ये जो ईएमएफ है और ये जो करंट है वो दोनों सेम फेज में होंगे, मतलब जब ईएमएफ जीरो होगा तो करंट भी जीरो होगा, जब ईएमएफ मैक्सिमम अपने पॉजिटिव पीक पे होगा तो करंट भी अपने मैक्सिमम पॉजिटिव पीक पे होगा, फिर ईएमएफ जीरो हुआ तो करंट भी जीरो हुआ, फिर ईएमएफ ने अपना निगेटिव पीक अटेन कर लिया तो करंट ने भी अपना निगेटिव पीक अटेन कर लिया, फिर ये जीरो हुआ तो करंट भी जीरो हो गया, मतलब ये दोनों सेम फेज में है। ठीक, ये दोनों सेम फेज में है। अभी मैंने आपको रिलेशन बताया है पोल पिच के रिस्पेक्ट में मैंने फ्लक्स का वेरिएशन आपको बताया, मतलब फ्लक्स यहाँ से जीरो, फिर मैक्सिमम पॉजिटिव, फिर यहाँ जीरो, फिर यहाँ मैक्सिमम निगेटिव, फिर जीरो, ऐसे हमें फ्लक्स मिल रहा है, स्टेटर फ्लक्स, क्योंकि रोटर पर एग्जिस्टिंग पोल्स की वजह से क्या है। और जब ये रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करें, मतलब अभी जो नॉर्थ पोल है वो थोड़ी देर में साउथ पोल, फिर नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये ऑल्टरेशन होता रहेगा, तभी तो रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड हम कह रहे हैं। तो ये जो कंडक्टर्स होंगे रोटर पेरिफेरी पर, हर कंडक्टर सब्जेक्टेड टू नॉर्थ पोल, देन साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो उसमें हर कंडक्टर में ईएमएफ का साइकिल नॉर्थ पोल की वजह से पॉजिटिव फ्लक्स, पॉजिटिव पल्स, और साउथ पोल की वजह से निगेटिव पल्स, ऐसा प्रोड्यूस हो जाएगा। अब इसके बाद मैंने बताया कि अगर ये रोटर सर्किट जो है ये रेजिस्टिव है, इसमें इंडक्टेंस है ही नहीं, अगर ये रेजिस्टिव है तो इसमें इस फ्लक्स की कटिंग की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुआ, उसकी वजह से मतलब फैराडेज लॉ से, उसकी वजह से करंट इंड्यूस हुआ, क्योंकि रोटर सर्किट जो है शॉर्ट सर्किटेड है, वो करंट जो होगा वो इस ईएमएफ के साथ सेम फेज में होगा, ऐसा मैंने अभी तक बताया है। अब आ जाइए आप यहाँ पे वापस। टॉर्क जो है वो दो फ्लक्सेस के इंटरैक्शन से प्रोड्यूस हो रहा है। पहला फ्लक्स कौन सा, स्टेटर पर एग्जिस्टिंग पोल्स की वजह से, वो फ्लक्स क्या कर रहा है, रोटेट हो रहा है, रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तभी ये नॉर्थ पोल फिर साउथ पोल, ये साउथ पोल फिर नॉर्थ पोल, ऐसे ऑल्टरेशंस चल रहे हैं। तो ये रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड फाइज घूम रही है, ये एक फ्लक्स था। फिर ये फ्लक्स ने किसको कट किया, रोटर कंडक्टर्स को, उसमें क्या प्रोड्यूस हुआ, ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, जैसे अभी बताया, इंड्यूस हुआ, करंट इंड्यूस हुआ, वो करंट ने फिर अपना फ्लक्स ले आए, तो वो फ्लक्स को मैं क्या करी, फाई आर, और वो किसके प्रोपोर्शनल है, रोटर में इंड्यूस होने वाले करंट I2 के। यहाँ पे अभी आप 2 सफिक्स देख रहे हैं, आपको लगेगा कि रोटर से रिलेटेड इसमें I2 बोल रही हूँ। अब I2 है तो चाहे ये स्टैंड स्टिल कंडीशन का करंट हो या फिर रनिंग कंडीशन का करंट हो, मैं दोनों को ही कॉमनली लेके डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पर। तो ये दोनों फ्लक्सेस हो गए। अब टॉर्क और किससे प्रोड्यूस, ये तो मैंने बताया दो फ्लक्सेस के इंटरैक्शन से टॉर्क प्रोड्यूस होता है। और कौन से दो फ्लक्सेस 3 फेज इंडक्शन मोड में, फाई और फाई आर हो गए। अब मैं दूसरा स्टेटमेंट दे रही हूँ टॉर्क के लिए कि इस कंडक्टर में जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है मेरा, आप वीडियो ऑब्जर्व करिएगा, देखिएगा, जिसमें मैंने टाइटल था हाउ रोटर स्टार्ट्स टू रोटेट, रोटर घूमना कैसे शुरू करता है। उस वीडियो में मैंने आपको इस कंडक्टर पर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और इस कंडक्टर पर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ये दोनों पैरेलल फोर्सेस, एक इस डायरेक्शन का इस डायरेक्शन, तो पैरेलल भी है और अपोजिट भी है। तो 2 अपोजिट पैरेलल फोर्सेस जनरेट्स टॉर्क, ये भी एक फैक्ट है, कॉन्सेप्ट है। तो अब ये फोर्स कितना होता है, तो आपने 12th में भी पढ़ा होगा या 9th से लेकर 12th में पढ़ा होगा कि फोर्स जो होता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इनटू करंट इनटू L, BIL ऐसा एक्सप्रेशन होता है। और इसके बारे में आप डिटेल में EMT इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी सब्जेक्ट में भी पढ़ते हैं। तो ठीक है, इस कंडक्टर पर कितना फोर्स लग रहा है, BIL, B कौन से मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की बात हो रही, तो स्टेटर से आने वाले फ्लक्स की वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है इस कंडक्टर के चारों तरफ, दूसरा कोई फ्लक्स आया जिसकी वजह से इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और वो कौन सा फ्लक्स है, स्टेटर का फ्लक्स है। तो इसका मतलब BS किसकी वजह से, स्टेटर फ्लक्स की वजह से। और I2 मतलब इसका खुद का करंट, इस कंडक्टर से बहने वाला खुद का करंट, जो कि φ2 प्रोड्यूस करेगा या φr प्रोड्यूस करेगा रोटर फ्लक्स। तो ये जो कंडक्टर है, एक फाइस के एटमॉस्फेयर में है, कहना चाहिए इसके चारों तरफ फाइस एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब BS एग्जिस्ट कर रहा है, और वो कंडक्टर खुद अपने में से कितना करंट कैरी कर रहा है, I2, तो ये फ्लक्स दे रहा है दूसरा, और ये लेंथ ऑफ कंडक्टर है। तो ऐसे करके ये फोर्स का मुझे मैग्नीट्यूड मालूम है होगा। अब
टॉर्क कितना होता है? तो टॉर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस? ये फोर्स जो मैंने BIL फॉर्म में बताया, डिस्टेंस ये वाला, क्योंकि इसके अलोंग रोटेशन मूवमेंट क्रिएट हो रहा है, तो ये डिस्टेंस। तो फोर्स इनटू डिस्टेंस मतलब BIL इनटू डिस्टेंस D बोल दूं, या रेडियस ऑफ द रोटर भी बोल सकती हूँ, पर मैं R यूज नहीं कर रही हूँ क्योंकि R मैंने यहाँ भी यूज किया है। तो ये डिस्टेंस है जिस पॉइंट के अलोंग मोमेंट क्रिएट होना है, उस पॉइंट से फोर्स वाले कंडक्टर का या फोर्स का डिस्टेंस कितना है, तो वो D है। अब ऐसे कितने फोर्सेस है? दो, एक इस डायरेक्शन का, इस डायरेक्शन का। ये दोनों फोर्सेस ही क्या कर रहे हैं? टॉर्क जनरेट कर रहे हैं। अगर दोनों फोर्सेस इस डायरेक्शन में होते ना बेटा, तो टॉर्क नहीं जनरेट करता। तो दो फोर्सेस D डिस्टेंस पे, मतलब F इंटू डी ट्वाइस है, F इंटू डी, F इंटू डी, दो F इंटू डी है, तो वो है। अब ये किसके प्रोपोर्शनल है? अगर मैं क्वांटिटी वाइज 2FD बोल रही हूँ तो ये प्रोपोर्शनल किसके है? F मतलब ये, और डिस्टेंस में D बोल दे रही हूँ, पर ठीक है मैं अभी इसको स्किप करूँ क्योंकि अभी टॉर्क की प्रोपोर्शनैलिटी बता रही हूँ मैं। अभी मैं ये D को या 2 को नहीं कंसिडर कर रही हूँ। अब BS की जगह मैं क्या कर सकती हूँ? ϕS कर सकती हूँ, I2 की जगह I2 ले लूँ और L की जगह L ले लूँ। फाइनली मेरा टॉर्क जो है वो किसके प्रोपोर्शनल आ गया? स्टेटर फ्लक्स, रोटर में से बहने वाला करंट और लेंथ। ठीक है, मैं इसे भी स्किप कर सकती हूँ। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अल्टीमेटली टॉर्क जो है वो इन दोनों के प्रोडक्ट पर डिपेंड कर रहा है, पर साथ में टॉर्क यही चीज मैंने यहाँ लिखी, द टॉर्क इज प्रोडक्ट ऑफ रोटर फ्लक्स एंड रोटर करंट। बट हियर वन मोर फैक्टर अफेक्ट्स, यहाँ पे टॉर्क की क्वांटिटी को एक और फैक्टर अफेक्ट करता है, वो है पावर फैक्टर, जो कि रोटर का होता है। पावर फैक्टर क्या होता है? R2/Z2, मतलब रोटर रेजिस्टेंस पर फेस का और Z2 इम्पिडेंस पर फेस का रोटर का, उस पर भी डिपेंड करता है। और वही मैं समझाने जा रही हूँ कैसे, और यही एक्चुअली इसी फैक्ट को समझाने के लिए मुझे ये सारे डायग्राम्स आपको बताने पड़े। अभी मैं डिस्कस करूंगी इसे भी। अब जब मैं कह रही हूँ कि ϕS और I2 के प्रोडक्ट पर टॉर्क डिपेंड कर रहा है, तो देखिए इसके साथ साथ मैं ये भी कर सकती हूँ ϕS और I, इन दोनों के प्रोडक्ट पर अगर टॉर्क डिपेंड कर रहा है तो माना कि ये है टॉर्क, दोनों का प्रोडक्ट, दोनों पॉजिटिव है तो मुझे टॉर्क का भी पॉजिटिव पल्स मिल रहा है। फिर यहाँ पर दोनों कैसे है? I ग्रीन वाला है और ϕS रेड वाला है, तो ये दोनों भी सेम अलाइंड चल रहे हैं, मतलब सेम फेज में है, दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। तो फिर से ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, तो माइनस इंटू माइनस मुझे पॉजिटिव टॉर्क मिल जाएगा। तो यहाँ पर मुझे टॉर्क की क्वांटिटी मैक्सिमम मिल रही है। ठीक, अब कैसे पावर फैक्टर अफेक्ट कर रहा है वो मैं समझा रही हूँ। तो क्यों ये फैक्टर मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया? अभी तक तो मैं ϕS इंटू I2 बोल रही थी, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू ϕS इंटू I2 कर रही थी, पर अब मैं cos ϕ2 भी बोल रही हूँ कि इसके साथ प्रोडक्ट में आएगा। और वो ऐसे कि cos ϕ2 की वैल्यू अगर बढ़ती चली जाएगी तो टॉर्क भी बढ़ेगा, और cos ϕ2 की वैल्यू कब बढ़ेगी? जब ϕ2 कम होगा। तो पावर फैक्टर एंगल जब कम होगा तो टॉर्क ज्यादा होगा, और पावर फैक्टर एंगल ज्यादा होगा तो टॉर्क कम होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट को मैं यहां बता रही हूं। देखिए, अगर इंडक्टेंस एग्जिस्ट करेगा, अगर इंडक्टेंस एग्जिस्ट करेगा, जीरो नहीं है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो Z2 की वैल्यू मैं इसे x2 ले लेती हूँ बेटा। Z2 की वैल्यू R2 प्लस jx2 हो जाएगी अगर मैं इसको रियल और इमेजिनरी में लूँ। और मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो Z2 जो होगा वो √R2² प्लस x2² हो जाएगा। ठीक है, नो इशू। पर इंडक्टेंस का एग्जिस्टेंस मतलब क्या? जो रोटर बार्स में ϕS की वजह से, ϕS की कटिंग की वजह से रोटर बार्स में जो EMF इंड्यूस हो रहा है, उस EMF की वजह से जो करंट इंड्यूस हो रहा है वो लैग करेगा उस EMF को। चलिए वो यहां देखते हैं। ये आपका EMF है, ये वाला, ये EMF है, और ये ग्रीन वाला जो है ये करंट है। ग्रीन जो है वो करंट है और ब्लैक जो है वो EMF है। टाउ को मैं ऊपर लिख देती हूँ। तो जब EMF और करंट के बीच में फेज डिफरेंस है, तो आप देखिए मैंने ग्रीन कर्व यहां से स्टार्ट किया है, मतलब EMF का जीरो यहां पे आ चुका है, थीटा इक्वल टू 0 पे कर चलिए। ϕ2 एंगल के बाद यहां पर करंट का स्टार्ट हो रहा है पॉजिटिव पीक की तरफ जाना, और थीटा इक्वल टू 0 पे
ईएमएफ जीरो है और phi2 एंगल के बाद करंट जीरो है, फिर पॉजिटिव पीक हो रहा है। अब ईएमएफ के पॉजिटिव पीक और करंट के पॉजिटिव पीक में फिर फाई का डिफरेंस है। और ये भी ध्यान रखिए कि ईएमएफ और फ्लक्स का जो पल्सेस है वो अलाइन चलते हैं, सेम फेज में चलते हैं, क्योंकि ये सेम चल रहा है। कंडक्टर यहां से यहां तक जाएगा तो फ्लक्स का भी चेंज होगा, जीरो टू पॉजिटिव मैक्सिमम देन जीरो। तो ईएमएफ भी इस कंडक्टर में जीरो टू पॉजिटिव मैक्सिमम देन जीरो। तो फ्लक्स और ईएमएफ, फाई एस और ईएमएफ सेम फेज में है, मतलब जब जीरो है ईएमएफ तो फ्लक्स भी जीरो है, जब पॉजिटिव पीक है ईएमएफ तो फ्लक्स भी पॉजिटिव पीक है, जब ईएमएफ जीरो हुआ तो फ्लक्स भी जीरो हो गया। पर करंट नहीं हो रहा है, करंट पीछे पीछे चल रहा है। कितने एंगल डिफरेंस पर? phi2 एंगल डिफरेंस पर चल रहा है। जीरो पर, थीटा इक्वल टू जीरो पर, थीटा की वैल्यू जब जीरो है तो फ्लक्स भी जीरो है और फ्लक्स जीरो है और करंट निगेटिव है। तो आंसर क्या आएगा? जीरो। तो इस थीटा इक्वल टू जीरो पे टॉर्क भी जीरो होगा। फिर धीरे धीरे आपका फ्लक्स बढ़ता जा रहा है, पॉजिटिव, ज्यादा पॉजिटिव होता जा रहा है और आपका करंट भी टुवर्ड्स पॉजिटिविटी, मतलब पहले तो निगेटिव है। तो आंसर इन दोनों का, रेड और ग्रीन का जो आंसर आएगा निगेटिव। मतलब आपका पल्स जो आएगा टॉर्क का वो ये वाला आएगा। किस रेंज में? इस रेंज में, 0 to phi2 एंगल के बीच में। जब थीटा की वैल्यू 0 to phi2 होगी तो आपका जो टॉर्क होगा वो निगेटिव आएगा। अब यहाँ पे जाके दोनों पॉजिटिव हो गए, करंट भी पॉजिटिव हो गया, फ्लक्स भी पॉजिटिव हो गया। तो यहां से लेकर यहां तक आपको क्या मिलेगा? पॉजिटिव पीक मिलेगा, क्योंकि इस रेंज में फ्लक्स रेड वाला और ग्रीन करंट दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आएगा। तो आपका टॉर्क पल्स ये वाला आएगा। इसके बाद आपका फ्लक्स निगेटिव हो जा रहा है पर करंट अभी भी पॉजिटिव है। तो आंसर जो आएगा, जैसे ही फ्लक्स जीरो होगा तो टॉर्क फिर जीरो हो जाएगा। फिर जीरो के बाद ये निगेटिव पीक की तरफ जाएगा, पर वो निगेटिव पीक छोटा होगा और फिर धीरे धीरे वापस ये पॉजिटिव जीरो हो जाएगा। और फिर इस रेंज में वापस ये दोनों निगेटिव है, ग्रीन करंट और रेड फाइस दोनों निगेटिव है। तो आंसर माइनस माइनस का प्लस आएगा, तो फिर टॉर्क का पॉजिटिव पीक आएगा। क्या समझ में आ रहा है? वो ये समझ में आ रहा है कि जब इंडक्टर जीरो होता है रोटर बार्स में तो ईएमएफ और फ्लक्स करंट के साथ सेम फेज में रहते हैं। तो फाइस और आई का प्रोडक्ट वाला जो टॉर्क पल्स मिलता है वो ज़्यादा मैग्नीट्यूड का मिलता है और ज़्यादा स्पैन के लिए पूरे पोल पिच पे मुझे टॉर्क अवेलेबल है सेम डायरेक्शन का। और यहाँ पर क्या हो रहा है? पूरे पोल पिच में थोड़े एंगल पर मुझे निगेटिव टॉर्क मिल रहा है और उसके बाद थोड़े पोल पिच के एंगल पे मुझे पॉजिटिव टॉर्क मिल रहा है। तो एवरेज टॉर्क यहाँ पर इससे कम हो चुका है। कैसे? यहाँ पे phi2 की वैल्यू कितनी है? जीरो है। नो फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, ई एंड आई के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे मुझे सबसे ज्यादा टॉर्क मिल रहा है। मतलब cos phi2 की वैल्यू, cos जीरो की वैल्यू 1 है, तो मुझे टॉर्क सबसे ज्यादा phi s into i2 की वजह से मिल रहा है। और जैसे जैसे करंट और ईएमएफ के बीच में फेज डिफरेंस बढ़ेगा, मतलब x2 की वैल्यू ज्यादा होगी, मतलब phi s और i के बीच में भी फेज डिफरेंस बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब टॉर्क मुझे कम कम मिलेगा। मतलब phi2 की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी तो cos phi2 की वैल्यू कम कम होगी तो टॉर्क कम हो जाएगा। और यही पूरा एक्सप्लेनेशन समझाता है कि यहाँ पे cos phi2 क्यों आना चाहिए, उस वेवफॉर्म की मदद से हम समझ पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें वही समझा रही थी। अब मैं आगे इसके और एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि स्टेटर फ्लक्स जो होता है उसी के प्रोपोर्शनल रोटर बार्स में ईएमएफ इंड्यूस होता है पर फेज का। तो इसलिए मैंने E2 को प्रोपोर्शनल बताया phi s, और आगे जाके इस एक्सप्रेशन में मैंने E2 को phi s से रिप्लेस कर दिया और इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा के मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K1 ले आती, तो टॉर्क इज इक्वल टू K1 E2 I2 cos phi2 ये एक्सप्रेशन होगा। और यहीं से मुझे क्लियर हो रहा है कि सिर्फ करंट और फ्लक्स के मल्टीप्लिकेशन से ही टॉर्क नहीं पता चलेगा। 3 फेज इंडक्शन मोटर में या सिंक्रोनस मोटर में भी आगे हम पढ़ेंगे, एक पावर फैक्टर एंगल जरूर आता है, पावर फैक्टर जरूर आता है जो अफेक्ट करता है टॉर्क के मैग्नीट्यूड को, और वो हम समझ पाते हैं इन वेवफॉर्म्स की मदद से। केस 1 में मैंने phi2 की वैल्यू 0 ली थी, मतलब इंडक्टेंस 0 था रोटर बार्स का, और यहाँ पे मैंने इंडक्टेंस ले लिया रोटर बार्स का इतना कि उसकी वजह से फेज डिफरेंस E और I जो रोटर बार्स में इंड्यूस हो रहा है पर फेज का, उनके बीच में
फेज डिफरेंस आ रहा है फाई 2 का, तो इसीलिए फाई एस और आई के बीच में भी फेज डिफरेंस कितने का आ जाएगा, फाई 2 का। तो इस तरीके से आप रिलेशन ऑफ टॉर्क विद द पावर फैक्टर समझ सकते हैं। मेरा एक्सप्लेनेशन बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करके मैं एक्सप्लेन करती हूँ। मे बी आपको ऐसा लगता हो कि मैडम एक ही चीज़ बार बार बोलती है, पर बेटा जब ज़्यादा वही चीज़ें सुनने को मिलती तो हमारे दिमाग में वो चीज़ें बैठती और हम समझ पाते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन आज का पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस से फ़ायदा उठाने की कोशिश करिए और इन डेप्थ मशीन्स के कॉन्सेप्ट्स में और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स में मतलब इंटर होइए और फील करिए उसे। थैंक यू।